सिग्नल पर रुकी गाड़ियां और हॉर्न की तेज आवाज़ें। ऊपर से मुंबई की गर्मी में अपने पीठ पर छोटा सा बैग लिए वो लड़की किसी को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी। भले ही उम्र में बच्ची दिख रही थी, पर वहाँ मौजूद सभी लड़कों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। गहरी काली आंखें और चंचल सी नजरें जो यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। गोरा रंग जो धूप की वजह से लाल हो गया था। 5 फीट की हाइट, गुलाबी होठ और लंबे घने बाल, जिन्हें वो एक हाथ से संवारते हुए दूसरे हाथ से एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़े चल रही थी। सिंपल सी हुडी और रिप्ड जीन्स में वो किसी मॉडल से कम नहीं थी। सड़क पार होने के बाद उस बूढ़ी औरत ने लड़की के सर पर प्यार से हाथ फेरा तो एक दिलकश मुस्कान लड़की के चेहरे पर बिखर गई। मुस्कुराते हुए उसकी आंखें बिल्कुल छोटी सी टिमटिमाते तारे सी लग रही थी। उससे देख दो दिल अचानक ही अपनी रफ्तार से तेज धड़कने लग रहे थे। भीड़ में खड़ी रोल्स रॉयल्स में बैठे दोनों लड़कों की नज़र उस लड़की पर बराबर बनी हुई थी। जब से वो रोड क्रॉस करते हुए गई थी, उन्हीं की आगे की सीट पर बैठा एक्सेल हैरानी से अपने दोनों बॉस को मिरर से देख रहा था, जो अब तक ट्रैफिक में फंस जाने के कारण कितनी ही बार उस पर चिल्ला चुके थे। ग्रीन हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इसी के साथ वो लड़की उनकी आंखों से ओझल होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से अनजान पीछे मुड़कर उस लड़की को देखने की कोशिश में थे। वो गाड़ी जाकर 12 मंजिला इमारत के सामने रुकी तो एक्सेल और बॉडीगार्ड चला रहा था। दोनों ने उतरकर अपने बॉस के लिए दोनों तरफ से दरवाज़ा खोला। बिल्डिंग पर बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था, चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी। पूरी दुनिया में फैले बिजनेस में से ये एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। मुंबई आने का खास मकसद इस बार वहाँ होने वाली माफिया मीटिंग थी, जिसके लिए दोनों किंग अपने रियासत पूरे 6 साल बाद लौटे थे। अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह अंश और वंश। अंश की हाइट 6 फीट, गोरा रंग, ग्रे आइज, जेल से सेट किए बाल और ब्लैक सूट में वो कहर ढा रहा था। वहीं वंश 5'9" की हाइट, ब्लैक आइज, गोरा रंग, सिल्क बाल जो आंखों को ढक रहे थे। वाइट सूट्स में अंश से किसी मुकाबले में कम नहीं था। अंश बहुत गुस्से वाला और कम बात करने वाला, उससे उल्टा वंश मस्तीखोर और बहुत बातें करता। उम्र 27 साल। अंश वंश से 10 मिनट बड़ा था, बस इसलिए वो एक बच्चे की तरह वंश का ख्याल रखता था। दोनों एक दूसरे की जान थे। आमने सामने इतने हैंडसम लड़कों को देखकर ऑफिस की लड़कियां बस आंखें फाड़कर उन्हें देख आहें भर रही थीं। जब से ये लोग यहाँ ऑफिस आ रहे थे, उनके मनोरंजन के लिए मानो कुछ मज़ेदार आ चुका था, पर दुनिया से बेखबर दोनों बिना किसी पर ध्यान दिए लिफ्ट से अपने कैबिन में चले गए। जाकर चेयर पर बैठा, वहीं वंश सोफे पर जाकर सीधा पसर गया। वो अब भी उसी सिग्नल वाली लड़की की यादों में था। एक्सेल उनके पीछे ही अंदर आकर अंश के सामने खड़ा हुआ था। बॉस, खबर पक्की है, आज रात शेरा लड़कियों को दुबई भेजने वाला है। अंश कुछ नहीं बोला, वो कुछ सोच रहा था। वहीं वंश ने जब ये सुना तो वो उठकर बैठ गया। अंश ने कुछ समय बाद बहुत कोल्ड वॉइस में कहा, सबको आज रात तैयार रहने बोलो, शेर शिकार पर जाने वाला है। वंश ये सुन मुस्कुराने लगा। एक्सेल ने सर हिलाया और उन्हें आज का पूरा शेड्यूल समझा दिया। साथ ही जाते वक्त कहा, कल जेविल कॉलेज में आप दोनों को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। इस पर अंश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वंश ने कहा, मैं चला जाऊंगा। अंश ने बस अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे से जानता था। जहाँ लड़कियां हों वहाँ वो न जाए तो उसको चार्म की बेइज्जती हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर वो लड़की जेवी कॉलेज के सामने बस से उतरी। उसे उतरता देख दूसरी लड़की रुक गई और मुस्कुराते हुए पहली लड़की को देखा। कहाँ रह गई थी सोनू, और ये दूसरी बस से क्यों आ रही है? उन लड़की ने पूछा। एक आंटी को रोड क्रॉस करा रही थी, थोड़ी सी देर हुई तो बस छूट गई। तू क्यों मेरा इंतज़ार कर रही थी? अब मेरे चक्कर में तुम्हें भी टीचर से डांट पड़ जाएगी। सोनू ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा।
कोई बात नहीं, तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी। पर तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? क्या उन्होंने फिर से? छोड़ ना किट्टी, क्लास में चलते हैं, सोनू ने बात बदलकर लगभग उसे खींचते हुए कहा। पर किट्टी अपनी जगह से नहीं हिली। उसने सोनू को रोकते हुए कहा, इसका मतलब तूने नाश्ता भी नहीं किया होगा। मैं वो सोनू नज़रें चुराने लगी। चल छोड़ क्लास को, कैंटीन चलते हैं। पता है माँ ने तेरे लिए भी पराठे भेजे हैं, किटी ने कहा और उसे ले जाने लगी। वहीं से जाते हुए एक टीचर ने कहा, सोनल, कृतिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ क्लास में। यस मैम, हम बस जा ही रहे थे, कृतिका ने झूठ कहा और रास्ता बदलकर सोनू को अपने साथ ले गई। सोनल शर्मा दिखने में क्यूट, भोली, किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेना उसकी आदत थी और यही आदत उसे कई बार घाटे में पहुंचा देती थी। फिर भी लड़की को अकल आए तब ना, महानता की मूर्त बनने का शौक उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। जबकि घर वालों ने इतना डरा कर रखा था कि सुबह सुबह घर से निकलकर फिर शाम को ही घर पहुंचती थी। उम्र 18 साल, उसकी एकलौती बेस्ट फ्रेंड कृतिका बिल्कुल बहन की तरह थी उसके लिए। यूँ कहे तो दुनिया में कृतिका के अलावा शायद ही सोनू को कोई अपना लगता था। सबका कहना था दोनों थोड़ी बेवकूफ़ हैं, इसलिए उनकी आपस में इतनी बन पाती है। शाम का समय, आज भी सोनू ने काफ़ी समय बर्बाद किया यहाँ वहाँ घर पहुँचने से पहले। मानो अपने कदम गिनते हुए वो घर तक पहुँची थी। वो घर किसी महल से कम नहीं था, फिर भी सोनू की हालत किसी लोअर मिडिल क्लास से कम नहीं। हर दिन उसके दिमाग में यही बात घूमती थी, वह घर में कदम रखे कि नहीं, क्योंकि कोई फूल लेकर तो उसका स्वागत वहाँ करता नहीं। हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खोल जैसे ही कदम अंदर रखा, किसी ने उसके पैर के सामने बर्तन फेंक कर मारा। सोनू डर गई। वह बर्तन उसके पैर को लगने से बस 1 इंच चुका था। आ गई महारानी घूम कर, आपका ही तो इंतज़ार कर रही थी मैं। मुझे लगा भाग गई होगी किसी यार के साथ। अभी मैं लोग तैयार करने वाली थी तुझे ढूंढने के लिए। उस औरत की तीखी आवाज़ सुनकर सोनू कांपने लगी। सॉरी माँ, सुबह जल्दबाजी में मैंने काम अधूरे छोड़ दिए। मैं अभी सब कुछ पूरा कर देती हूँ, सोनू ने मरी हुई आवाज़ में कहा। खबरदार, खबरदार, जो मुझे माँ कहकर पुकारा, अपनी सगी माँ को खा गई, अब क्या मेरे सीने पर बैठेगी करम चली। पता नहीं कौन से जन्म का पाप था मेरा, जो तू पल्ले पड़ गई, जिसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकती। तेरा तो बुढ़ा बाप मर गया तुझे मेरे मत्थे मटकर। सोफे पर बैठा एक आदमी, उसकी पत्नी और अपने नाखून रंगती एक लड़की सामने हो रहे तमाशे को फिल्म की तरह एंजॉय कर मुस्कुरा रहे थे। आदमी ने भद्दी मुस्कान छुपाकर कहा, सुबह मैंने बस उसे काम भेजने जाने की कोशिश की थी। वो बहुत धीरे धीरे कर रही थी। मैंने 2 बातें क्या बोल दी। लड़की तेवर दिखाकर भाग गई एकदम से, जैसे मैंने काट कर खा लिया उसे। उस आदमी की नज़र सोनू के शरीर पर गंदे तरीके से फिसल रही थी। सोनू असहज हो गई। उसे अच्छे से याद था वो कोई तेवर दिखाकर नहीं भागी, बल्कि सामने बैठा ये उसका सौतेला मामा उसे गंदी तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। सोनू इतना डर गई कि उसने बस अपना बैग उठाया और भाग गई घर से। ओ गॉड मम्मा, ये ड्रामा जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि जितनी देर ये चलेगा लड़की खाना बनाने में भी देर लगाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है इस समय। अपने नाखूनों पर एक फूंक मारकर वो उठी और सीधे कमरे की तरफ बढ़ गई। ख़त्म करना ज़रूरी है आज, इसे सबक मिलना ज़रूरी है। किशोर, ज़रा अपनी प्यारी भांजी को अपने शब्दों में समझाओ तुम, सोनू की सौतेली माँ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। किशोर उठकर अपना बेल्ट निकालने लगा, मानो उसे इसी चीज़ का इंतज़ार हो। जैसे ही किशोर ने ज़मीन पर बेल्ट को पटका, उसकी आवाज़ को सुनकर सोनू हल्का सा अपनी जगह उछल पड़ी। वह खौफ भरी नज़रों से उसे बेल्ट को देखते हुए कदम पीछे करने लगी, लेकिन कहाँ भाग पाती, उसे इस दर्द से फिर गुजरना ही पड़ता। कुछ ही देर में सोनू ज़मीन पर दर्द से तड़पती हुई रो रही थी। ये देख उसकी माँ ने कहा, अब ज़्यादा नाटक किए बिना खाना बनाओ, मेरी बच्ची को भूख लगी है। इतना कहकर वो चली गई। उसके पीछे किशोर और उसकी पत्नी भी निकल गए। कब से ये सब देख रहा एक छोटा सा बच्चे सबसे जाते ही भागते हुए सोनू के पास पहुंचा।
कुछ सोचकर वह फिर भागकर दूसरी ओर गया और पानी ले आया। सोनू दीदी पानी कहते हुए उसने सोनू को पानी पिलाने की कोशिश की। आप ठीक हैं ना सोनू दीदी? पापा ने आपको फिर से बहुत मारा। वो गंदे हैं, बहुत गंदे, उस मासूम बच्चे ने रोते हुए कहा। सोनू की तरह वह भी डरा हुआ था। उसने सोनू को गले लगाने की कोशिश की तो सोनू ने उसे दूर करते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से छोटू, मामा मामी ने देख लिया तो डांटेंगे वो तुम्हें। इतना कहकर सोनू मुश्किल से खड़ी हुई और लड़खते हुए लड़कों से किचन में चली गई। अभी तक उसने ना बैग उतार था, ना ही कपड़े चेंज किए थे। अगली सुबह 4 बजे ही उठकर सोनू सफाई से लेकर खाने तक पूरे घर का काम करके कॉलेज के लिए निकल गई। आज वो फिर से अपने सौतेले मामा की गंदी नज़रों का शिकार नहीं होना चाहती थी। घर में तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर कर ही रखती थी। दूसरी तरफ अंश और वंश भी तैयार होकर अलग अलग निकल गए। अंश ऑफिस तो वंश जेविल कॉलेज के लिए। कैसी रहेगी वंश और सोनू की मुलाकात, जानने के लिए आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।